क्या हम हमारी जो अगली जनरेशन है उसको भी यही धर्म की कहानियां सुना के तैयार करने वाले हैं? उसको भी हम यही रिलीजन की कहानियां सुना के बताने वाले कि चांद कैसे बना, या हमें उनमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है? और तीसरा, मैं आपसे चाहूंगा कि इस सवाल का जवाब भी आप देना कि क्या फ्यूचर में जब हम चांद पे माइनिंग कर रहे होंगे उस टाइम भी किसी की कुंडली में या किसी के ऊपर चांद का साया, कहते हैं कि इसके ऊपर चंद्र का प्रभाव है, वो असर डालेगा? नमस्ते। चांद को देखते ही दिमाग में क्या आता है? एक छोटा बच्चा जब चांद को देखता है तो वो हो सकता है ये सोचे कि ये एक फ्रूट है। एक थोड़ा बड़ा बच्चा जब चांद को देखता है तो हो सकता है वो ये सोचे कि ये चंदा मामा है, वो चंदा मामा जिसकी उसने लोरी सुनी है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जब चांद की बात करते हैं, गुलजार साहब को चांद में क्या नजर आता है? गुलजार साहब के लिए चांद वो इंस्पिरेशन है जिसको देख के उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे। किसी शायर के लिए चांद उसकी महबूबा हो सकता है। अगर आप किसी अच्छे राइटर को पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप गुनाहों का देवता पढ़िए, धर्मवीर भारती, उन्होंने क्या लिखा है कि चंदर, तुम ठीक चांद की तरह हो। तुम वो हो जिस पर पहुंचने के लिए कोई भी स्त्री अपना सब कुछ त्याग सकती है, पर तुम इतने ऊंचे हो कि तुम्हें पाया नहीं जा सकता, तुम्हें सिर्फ पूजा जा सकता है। आज हम लिटरेचर की बात करने इकट्ठे नहीं हुए हैं। आज हम बात करने इकट्ठे हुए हैं कि ये जो चांद है, इस चांद के लिए अगर कोई आपसे यह सवाल पूछे कि चांद बना कैसे, तो उसका क्या जवाब होगा? अब इसके जवाब में आज मैं आपसे चार बातें करने वाला हूं। तीन बातें धर्म से रिलेटेड, रिलीजन क्या बोलता है कि चांद कैसे बना, पहले हम ये देखेंगे के करके। फिर हम देखेंगे साइंस क्या बोलता है कि चांद कैसे बना। और कमेंट्स में आप लोगों को तीन बातें लिखनी है। पहला कमेंट में यह बताना है कि रिलीजन में से मुझसे कोई बात अगर मिस हुई है तो आप उसे ऐड कीजिए और बताइए कि यह चीज मिस की है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता, इसलिए मैं सीखना चाहता हूं। दूसरी बात कि क्या हम हमारी जो अगली जनरेशन है उसको भी यही धर्म की कहानियां सुना के तैयार करने वाले हैं? उसको भी हम यही रिलीजन की कहानियां सुना के बताने वाले कि चांद कैसे बना, या हमें उनमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है? और तीसरा, मैं आपसे चाहूंगा कि इस सवाल का जवाब भी आप देना कि क्या फ्यूचर में जब हम चांद पे माइनिंग कर रहे होंगे उस टाइम भी किसी की कुंडली में या किसी के ऊपर चांद का साया, कहते हैं कि इसके ऊपर चंद्र का प्रभाव है, वो असर डालेगा? तो चलिए बात शुरू करते हैं। मैंने अभी अभी चांद की बात की थी, लिटरेचर की बात की थी, तो शेक्सपियर जो है उनका एक बड़ा फेमस प्ले है रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट में वो क्या बोलता है कि वो कसम खा रहा होता है, तो उस टाइम पे वो क्या उसमें आवाज आती है, ओ डियर डोंट स्वेयर फॉर द मून, कि उस मून की कसम मत खाओ जो मून खुद बार बार बदलता रहता है, जो मून खुद हर महीने कितनी बार अपने चेहरे बदलता है, उसकी कसम मत खाओ। तो ऐसे ही जब हम पढ़ेंगे इन चीजों को, आगे पढ़ेंगे, तो अपने को पता लगेगा कि यार साइंस की बात जब आती है तो उस टाइम साइंस ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल अकेला खड़ा हो। चांद भी कई बार ऊपर देखते हैं तो अकेला खड़ा दिखता है। चांद कई बार ऊपर से देखता होगा और सोचता होगा कि यार इन लोगों ने कैसी कैसी कहानियां बना ली। जैसे एक बड़ी फेमस जो है हस्ती हुई है परवीन शाकिर। परवीन शाकिर जो है उनकी सबसे अच्छी चीज ये थी कि आईएएस जैसा एग्जाम होता है पाकिस्तान में, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ था। और उर्दू लिटरेचर के अंदर बहुत बड़ा नाम है, जो लोग लिटरेचर पढ़ते हैं उन्होंने जरूर पढ़ा होगा। उन्होंने लिखा था चांद के लिए कि मैं और चांद एक जैसे हैं, एक जैसा है मुकद्दर हमारा, मैं नीचे तन्हा हूं वो आकाश में है बेचारा। तो ठीक ऐसे ही अब हम बात करेंगे कि इस चांद को जब धर्म की नजर से देखते हैं तो क्या क्या दिमाग में आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू धर्म की। सबसे पहले मैं यहां पर यह बता दूं कि मेरा उद्देश्य, मेरा पर्पस किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ सारी बातें आपके सामने रखना है, डिसीजन आपको लेना है कि किसको आप मानेंगे। तो सबसे पहले हिंदू धर्म की बात जब हम करते हैं कि हिंदू लोगों से जब पूछा जाता है कि भाई चांद कैसे बना, तो वो क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि हमारे पास तीन टाइप की स्टोरीज हैं। कि पहली हम वेदों के अंदर पढ़ते हैं, जब हम ऋग्वेद को देखते हैं तो उसके अंदर पता लगता है कि सारी चीजें पुरुष और प्रकृति से मिलकर बनी है। पुरुष मतलब जिससे सब निकला, प्रकृति मतलब जो हमें दिखता है। तो पुरुष जो है उसको ब्रह्मांड का पुरुष, यूनिवर्स पुरुष कहा गया है। उस पुरुष से चंद्रमा निकला है, ऐसा कहते हैं। फिर दूसरा कहानी जो मिलेगी आपको वो मिलेगी समुद्र मंथन की, कि देवताओं ने दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, उसमें से चंद्रमा निकला। तीसरी कहानी जो मिलेगी वो मिलेगी कि एक महर्षि अत्रिय थे, उन्हें आशीर्वाद मिला ब्रह्मा का और चंद्रमा का जन्म हुआ। अब भले आप किसी कॉस्मिक बीइंग या पुरुष से चंद्रमा को पैदा करवा रहे हैं, चाहे आप ये कह रहे हैं कि उस पुरुष के अलग अलग अंगों से अलग अलग चीजें पैदा हुई, जैसे चंद्रमा के लिए कहा गया है कि ये ब्रह्मांड पुरुष जो था उसके माइंड से, उसके मन से पैदा हुआ। ठीक है, पुरुष सुक्त नाम से एक सुक्त है, उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो पता लगेगा चंद्रमा मनसो जात, यानी चंद्रमा जो है मन से उत्पन्न हुआ। ठीक है, ऐसे ही वो कहते हैं नेत्रों से सूर्य उत्पन्न हुआ। समुद्र मंथन की बात जब आती है तो कि समुद्र मंथन में से कुछ अमृत निकला, कुछ विष निकला, इसके साथ साथ चंद्रमा भी निकला।
लेकिन यहां पर सवाल आता है, सवाल यह आता है कि यह कहानियां जितनी पुरानी है, चांद तो उससे कितना ही ज्यादा पुराना है। कि कैसे कोई भी रिलीजन अगर आप उठाएंगे तो रिलीजन जो बात करेगा वो कुछ हजार सालों की होगी, बट चांद से विज्ञान जो चट्टाने लेके आया, जो रॉक्स लेके आया, उनकी जब एज हमने निकाली, जियोलॉजिस्ट जब बैठे, साइंटिस्ट जब बैठे, केमिस्ट जब बैठे, तो पता लगा मून अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर एज है उसकी, उन रॉक्स की। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ हजार साल पहले की किताबों में यह बताया गया है कि चांद कैसे बना? तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म की जो बातें हैं वो साइंस को सेटिस्फाई नहीं करती। फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ मिस हुआ हो तो आप बताइएगा। अब हम चलते हैं दूसरे पे। दूसरे नंबर पे जब हम आते हैं तो हम गोरों की तरफ मुंह करते हैं। गोरों का मतलब क्रिश्चियंस, अंग्रेज। वो लोग क्या बोलते हैं कि चांद कैसे बना? हर जगह पे बच्चे क्वेश्चन पूछते आए हैं, उनका आंसर देने के लिए शायद हर धर्म के अंदर इस तरह की चीजों का जिक्र है। अब जब आप क्रिश्चियंस की बात करते हैं तो उसके अंदर सबको पता है जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है दैट इज बाइबल। अब बाइबल के अंदर जब हम जाएंगे तो उसमें अगर हम जाएंगे तो उसके अंदर हमें मिलेगा कि भाई बुक ऑफ जेनेसिस। बुक ऑफ जेनेसिस क्या है? वो बुक जो ये बताती है कि दुनिया कैसे बनी। अब बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें उसके अंदर पता लगता है कि 6 दिन के अंदर पूरा का पूरा यूनिवर्स बना था। अब ये जो 6 दिन का यूनिवर्स बना, इसी के अंदर चौथे दिन गॉड ने मून बनाया। अब गॉड ने मून बनाया, कैसे बनाया पूछते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ऊपर से आदेश आया था और इस वजह से मून बना। कि कैसे बना? कि 2 बड़ी लाइट्स बनानी थी, एक सन बनाया जो दिन में काम आएगा और एक नाइट में काम आने के लिए मून बनाया। फिर उसके बाद अगली चीज आती है कि भाई बाइबल में जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि मून की शेप जो है, मून की जो इंपॉर्टेंस है कि ये टाइम बताएगा या ये लाइट करेगा या ये सीजन जो है उनके अंदर हेल्प करेगा, वो सारी बातें सही हैं। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये आता है कि क्या इसमें जो बताया गया है उतना पढ़ के हमें ये मान लेना चाहिए कि यही सच है, या विज्ञान ये कहता है कि मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता, चलो सर्च करते हैं, उस पर हमें जाना चाहिए। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। थोड़ा आगे जब हम चलते हैं तो तीसरे नंबर पर हमें देखना पड़ेगा इस्लाम। इस्लाम के हिसाब से अगर हम देखें तो मून जो है, मून कैसे बना, इस पे बहुत ज्यादा इसके अंदर मेंशन नहीं है। उसमें सिर्फ इतना है कि अल्लाह के आदेश पर, अल्लाह के ऑर्डर पे मून को बनाया गया। अब मून को क्यों बनाया गया, इस पे इसमें कई सारी बातें हैं। अब अल्लाह की बात जब आती है तो इस्लाम की जो हॉली बुक है कुरान, उसके अंदर बात आती है कि कुन हुआ था। कुन का मतलब आदेश हुआ था कि ये होना है। तो कुन की वजह से चांद जो है वो बना, ऐसे ही धरती बनी, ऐसे ही बादल बने, सारी चीजें बनी। क्यों बना? तो उसके अंदर उसमें बताया कि भाई इसका पर्पस है आपको टाइम गिनने में हेल्प करना। इसीलिए शायद अगर आपको पता हो तो इस्लामिक कैलेंडर जो है वो भी मून पे बेस्ड कैलेंडर है। और इसके अंदर बताया गया है कि भाई जो सूरज है वो तो एक जलता हुआ चिराग है और मून जो है वो नूर का सोर्स है, वहां से क्या आता है? नूर आता है। ठीक है, चलिए और आगे जब हम चलते हैं तो बात आती है एक जगह पे कि प्रॉफिट जो थे उन्होंने अपनी पावर या अपना चमत्कार दिखाने के लिए एक बार मून को तोड़ा था, या मून पे एक लाइन लगाई थी। बीच में ऐसा भी हुआ था कि कुछ धर्मगुरु जो थे उन्होंने दावे किए थे कि मून के ऊपर जब नासा ने पिक्चर ली तो कि देखो ये लाइन दिख रही है। ठीक है, बाद में पता लगा वो लाइन पूरे मून पे नहीं है, वो लाइन सिर्फ 300 किलोमीटर तक थी। फिर से वही बात आ रही है कि हमें क्या रिलीजन की बात को सब कुछ मान के ए से जी इसी के अंदर आ गया, यहां रुक जाना चाहिए या हमें आगे चलना चाहिए? तो साइंस सिखाता है कि नहीं, हमें आगे चलना है। तो अब हम चौथे नंबर पे चलते हैं, साइंस की बात करते हैं कि मून कैसे बना। तो जैसे ही बात आती है मून कैसे बना, तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा मून कैसे बना से रिलेटेड बहुत सारी हाइपोथेसिस, बहुत सारी ओपिनियन लोगों की शुरू से आई। साइंस में भी अलग अलग तरह की ओपिनियन आई। कुछ लोग बोलते थे मून कहीं और बना और फिर अर्थ ने अपनी ग्रेविटी से, अपने गुरुत्वाकर्षण से मून को अपनी तरफ खींच लिया। कुछ लोग ये बोलते थे कि मून अर्थ का टुकड़ा है, अर्थ से अलग होके बना। कुछ लोग ये बोलते थे कि मून इस सोलर सिस्टम का ही नहीं है, कहीं और से आया है। कुछ लोग बोलते थे मून वीनस यानी शुक्र का टुकड़ा है। कुछ लोग बोलते थे मून अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी टक्कर हुई, उसका रिजल्ट है। अब इन सारे सवालों के जवाब हमें बहुत अच्छे से 1969 से पहले नहीं मिले। 1969 वो टाइम था जिस टाइम 2 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए। पहला इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था इंडिया में इसरो बना, और दूसरा इससे कहीं बड़ा एक इंसिडेंट था, वो था 1969 में पहली बार अपोलो मिशन ने मून पे लैंड किया। पहली बार आपके और मेरे जैसे दिखने वाले इंसान मून पे चले। पहली बार जिसे लोग देवता, अल्लाह, ईश्वर, गॉड का चमत्कार मानते आए थे, उसके ऊपर मेरे जैसे आदमी ने, आपके जैसे आदमी ने अपने पैर रखे।
पहली बार जिसे देवता मानकर लोग ये माना करते थे कि मंदिर में भी अगर जाना है या गॉड की बात भी करनी है तो चप्पल उतारो, उस देवता पर इंसान जूते लेकर चल रहा है। जब यह चल रहा है तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि दिस इज नॉट अ स्टेप, दिस इज अ लीप, कि ये एक कदम नहीं है, ये आने वाले टाइम में युगांतर है। युगांतर मतलब ये मान के चलिए सेंचुरीज का गैप आएगा आने वाले टाइम में, और बिल्कुल यही हुआ। कुछ लोग ये भी बातें करते हैं, क्योंकि देखो ज्ञान हर जगह पर है और सोशल मीडिया में हर आदमी को बोलने की आजादी है। अब बोलने के लिए कितना पढ़ना है ये कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तो कुछ लोगों ने अलग ज्ञान बांटना शुरू कर दिया कि नहीं, अमेरिका मून पे गया ही नहीं था, वो तो झंडा जो था उसका हिल रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। कुछ और ज्यादा ज्ञानी आते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है दुनिया में, वो बोलते हैं कि नहीं, ये सब झूठा मिशन था। उनको शायद पता नहीं कि अपोलो मिशन एक नहीं था, एक से ज्यादा बार इंसान मून पे गया, वहां से सैंपल्स कलेक्ट किए, स्टडी करी और हर बार पहले से ज्यादा स्टडी करी और वापस आया। सिर्फ अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में अप्रोक्सीमेटली 4 क्विंटल, लगभग 400 किलो रॉक्स मून के अलग अलग पार्ट से आई हैं। चाइना तो अब इतना आगे निकल गया है कि चाइना बिना आदमी के यहां से मिशन मून पे लैंड कराता है। मून पे उसका मिशन डिगिंग करता है, डिग करता है, खोदता है, चट्टानों के टुकड़े लेता है रॉक्स के, और वापस आके अर्थ पे चट्टाने हैंडओवर कर देता है। इंडिया ने भी चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एक इंपैक्ट मिशन था और एक वहां पे काम करने वाला मिशन था, चंद्रयान 3। ये सारे मिशन सक्सेसफुली वहां पे लैंड कराए। इन सारी चीजों से हमें यह तो पता लग गया कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो रिलीजन से आंसर नहीं मिल सकता। अब जब अमेरिका के अंदर आपके पास 4 क्विंटल 400 किलो चट्टाने रॉक्स, चाइना के अंदर रॉक्स हैं, इंडिया के पास रॉक्स हैं, कहां की? मून की। तो उनको स्टडी करेंगे। अब उनको जब स्टडी करने लगे तो सबसे पहली चीज यह पता लगी कि मून कितना पुराना है। रॉक्स की एज निकालने के लिए यूरेनियम डेटिंग सिस्टम काम में आता है, और यूरेनियम डेटिंग सिस्टम जब लगाया तो पता लगा कि मून अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर अगो बना है। यानी कि अगर कोई इंसान यह कहे कि मैंने मून बनते हुए देखा है, या कोई यह कहे कि मुझे पता है मून कैसे बना है, तो इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन पे बेस्ड कहानियां सुना रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा पर्पस किसी की इमोशंस को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन यह बात हमें माननी होगी कि कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। मैं जो बातें आपको विज्ञान की बता रहा हूं उस पर भी सवाल उठाएंगे। उसके लिए आपको सुनते रहना है इसको ध्यान से, क्योंकि विज्ञान तो यही सिखाता है बार बार कि मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता। अगली बात पे चलते हैं। मून को जब स्टडी किया तो सबसे बड़ी हाइपोथेसिस जिस पे लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे वो ये थी कि मून अर्थ में से टूट के निकला है। अब निकला कब है? लोग ये बात करते थे कि जिस टाइम अर्थ बन रही थी उसी टाइम मून निकला होगा। तो अब मून के चट्टानों को, रॉक्स को जब स्टडी किया तो हैरान करने वाली 2 बातें सामने आई। पहली बात यह थी हैरान करने वाली कि मून की रॉक्स जो थी उसमें मिलने वाले आइसोटॉप्स सारे के सारे वो और उसी प्रोपोर्शन में थे जो अर्थ की रॉक्स में मिलते हैं। ये सोलर सिस्टम में और कहीं नहीं मिलते दोस्तों, सिर्फ 2 जगह मिलते हैं, मून पे और अर्थ पे। आइसोटॉप्स मतलब एक ही एटम के 2 फॉर्म। जैसे हाइड्रोजन के 3 फॉर्म होते हैं, आपने देखा होगा 1H1, 1H2, 1H3। ठीक ऐसे ही सारे आइसोटॉप्स जो अर्थ की रॉक्स में और मून की रॉक्स में थे, उनको जब स्टडी किया तो ऑलमोस्ट ये इंडिकेट कर रहे थे कि यस, मून पे जो रॉक्स हैं वो अर्थ से गई हुई हैं या अर्थ जैसी हैं। नंबर 1। नंबर 2, हैरान करने वाली बात यह थी कि मून को जब स्टडी किया तो पता लगा मून में भी कोर है। जैसे अर्थ में आपने सुना होगा सबसे ऊपर की लेयर उसको बोलते हैं हम क्रस्ट, उसके नीचे आता है मेंटल, उसके नीचे आता है कोर। मून में भी ऐसे ही कोर है। अब अर्थ का जो कोर है वो निफे बोलते हैं उसको साइंस में। निफे मतलब निकल और फेरस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब अर्थ बन रही थी तो सबको पता होगा पहले ये गर्म आग का गोला थी, उसके बाद ये मेल्ट होती गई, और जब मेल्ट हुई तो उस टाइम इस मोल्टन फेज के अंदर जो हैवी एलिमेंट्स थे वो अंदर चले गए उसके कोर में। अर्थ के कोर में यानी बिल्कुल सेंटर में आज भी आयरन और निकल भरा पड़ा है, और आयरन और निकल की वजह से ही अर्थ जो है उसके पास ग्रेविटी है। इस पे फिर कभी बात करेंगे। मून के कोर में आयरन नहीं है। अब ध्यान से सुनना, पहले बात यह चल रही थी कि मून कहां से निकला। रॉक्स में मिलने वाले आइसोटॉप्स ने यह कंफर्म कर दिया कि मून अर्थ से ही निकला है। बट फिर क्वेश्चन आया कि मून कब बना? अर्थ के साथ बना या अर्थ के बाद बना? तो जब मून के कोर में हमें आयरन नहीं मिला तो यहां से यह साबित हुआ कि इसका मतलब मून अर्थ बनने के बाद अर्थ में से टूट के अलग हुआ है। अब जैसे ही साइंस यह साबित करता है इन सारे सबूतों के बेसिस पे कि अर्थ पहले बनी है, मून उसके बहुत टाइम बाद बना है, तो उसी टाइम सारे के सारे रिलीजियस जो पॉस्टुलेशंस है, रिलीजियस हाइपोथेसिस हैं, उन सब पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया।
क्योंकि सारे रिलीजन ये बात बोलते हैं कि मून और अर्थ एक साथ बने। एक साथ का मतलब ऑलमोस्ट एक साथ बने। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। मून को जब और स्टडी किया तो पता लगा मून के पास भी नॉर्थ पोल साउथ पोल है, हमारी ही तरह। मून को थोड़ा और स्टडी किया तो पता लगा मून के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनमें बहुत सारे मेटल्स हैं, बहुत सारे मेटेलिक जो मिनरल्स हैं उनको स्टडी किया। जियोलॉजिस्ट ने और ज्यादा स्टडी किया तो उन्होंने एक और बात बताई जो हैरान कर देने वाली बात थी। वो बात ये थी कि मून जो है, उस मून के मिनरल्स में हीलियम 3 भी है। इसी हीलियम 3 की वजह से लोग आज भी मून के पीछे पड़े हैं और फ्यूचर में हो सकता है मून पे माइनिंग स्टार्ट हो जाए। तो इस पे भी फिर कभी बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं वापस से कि मून जो है वो अर्थ से टूट के अलग हुआ। तो अगला सवाल फिर साइंस उठाता है कि अर्थ से टूटा क्यों। तो जैसे ही सवाल आता है अर्थ से टूटा क्यों, तो इसका आंसर आता है दोस्तों एक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब इमेजिनेशन एक करिए हमने कि ऐसा हुआ होगा। कि क्या हुआ होगा, तो इसको बोलते हैं थिया कॉलिजन। थिया क्या है? थिया एक इमेजिनरी प्लैनेट है जो मार्स के साइज का है, कहीं से आया, जैसे आज भी उल्का पिंड आते हैं, वो आया, आके और अर्थ के अंदर उसने टक्कर मारी। जैसे ही अर्थ के साथ थिया टकराया, अर्थ जो थी, अर्थ का बहुत सारा मॉल्टन फेज का मैग्मा या अर्थ का बहुत सारा मटेरियल बिखर गया। अब बिखरने का मतलब अर्थ में से टूट के अलग हो गया। बट आप जानते हो कि अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है और अर्थ जो है, अर्थ के पास ग्रेविटी भी है। तो वो जो चीजें अर्थ से टूट के अलग हुई वो अभी भी अर्थ के सराउंडिंग में घूम रही थी। अब आप जानते हो ग्रेविटी का लॉ ये बोलता है हर चीज के अंदर ग्रेविटी है, हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो हुआ क्या, जो अलग हुए टुकड़े, उन टुकड़ों ने एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करते करते ये मून बन गया। अच्छा, आज मून की डिस्टेंस की बात अगर मैं करूं तो मून है 3,84,263 किलोमीटर, 3,84,263 किलोमीटर डिस्टेंस है अर्थ से मून की। बट उस टाइम मून जब बना था तो अर्थ के बहुत पास में था। और शुरू के अंदर तो मैं ये कहूंगा कि अर्थ जो थी उससे जो चीजें टूट के अलग हुई वो ऐसे घूम रही थी जैसे शनि के छल्ले घूमते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये जो शनि के छल्ले घूम रहे हैं, ऐसे अर्थ के चारों तरफ थोड़े दिन तक ये छल्ले घूमे, थोड़े टाइम तक। बाद में ये आपस में जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए और एक टाइडल डांस स्टार्ट हुआ। टाइडल डांस क्या होता है? टाइडल डांस मतलब ग्रेविटी एक दूसरे पर काम कर रही है और उसकी वजह से मून का जो पार्टिकल्स, मून जो बन रहा है उस टाइम, इसको कहा जाता है, ये कह सकता हूं एम्ब्रियोनिक फेज ऑफ मून चल रहा है, तो वो अर्थ के ऊपर टाइडल फोर्स लगा रहा है। इससे पहले आपको याद हो तो थिया नाम का प्लेनेट आके भिड़ चुका है हमारी अर्थ में। तो ध्यान से सुनना, अर्थ के ऊपर जैसे ही वो थिया ने टक्कर मारी है तब से हमारी अर्थ घूम गई है। तो वो जो 23.5 डिग्री का टिल्ट अर्थ के अंदर है एक्सिस में, वो उस टक्कर का रिजल्ट है, साइंस ये बोलता है। मून अभी बना नहीं है लेकिन मून हमारी अर्थ के बहुत नजदीक है। कितना नजदीक है ये तब की बात कर रहा हूं मैं जब मून बन रहा है। अर्थ के इतना नजदीक था कि आज की तुलना में 20 टाइम्स क्लोज था। अब 20 टाइम्स क्लोज होने की वजह से मून का ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल बहुत स्ट्रांग था दोस्तों। अब क्योंकि मून बहुत जबरदस्त ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा था, आपको पता होगा आज भी मून की वजह से अर्थ पे टाइड्स आते हैं, हाई टाइड, लो टाइड, सुना होगा आपने, ज्वार भाटा। तो जब आज मून 3,84,263 किलोमीटर दूर होके भी अर्थ के पानी को, समंदरों का कितना पानी है, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अर्थ पे 70%, अप्रोक्सीमेटली 70% वाटर है। इस सारे पानी को मून अगर खींच सकता है इतनी दूर होके, तो उस टाइम मून आज से 20 गुना नजदीक था, तो कितना खींचा होगा। तो आपको अजीब लगेगा सुन के, लेकिन यहां फिर एक गजब का ट्विस्ट आएगा। उस टाइम अर्थ के जो ओशन थे, समंदर थे धरती पे जो, उनके अंदर टाइड जो आया करती थी, लहरें जो उठती थी, ऐसा मानते हैं आज की बजाय उन पे 8,000 गुना ज्यादा फोर्स लगता था। हां जी, सही सुना आपने, 8,000 गुना ज्यादा फोर्स लगता था। इसका रीजन क्या है? एंगुलर मोमेंटम की कुछ बेसिक फिजिक्स अगर आपको पता है तो पता होगा कि जो डिस्टेंस चेंज होती है, डिस्टेंस अगर स्क्वायर में लेते हैं हम दो के बीच में, तो उन पे फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स क्यूब के अंदर चेंज होता जाता है। तो जैसे अर्थ से 20 गुना पास कर रहे हो तो 20 गुना 20 गुना 20 मतलब 8,000 गुना ज्यादा फोर्स उस पर लगाएगा मून। अब बिकॉज इतनी बड़ी बड़ी वेव्स उठ रही हैं, 8,000 गुना, आज जो वेव उठती है उससे 8,000 गुना, 8,000 टाइम्स हाई वेव्स जब उठ रही थी, तो ये वेव्स अर्थ के घूमने पे असर डालेंगी। अब वेव्स जो है वो अपना फ्रिक्शन का असर दिखाएंगी, अर्थ जो घूम रही है उसकी स्पीड स्लो होती जाएगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, शुरू में अर्थ 6 से 8 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती थी। जी हां, यानी आज का एक दिन उस टाइम के 3 दिन के बराबर हुआ करता था। यानी अगर मैं उस जमाने में होता और उस टाइम के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते तो मेरी उम्र लगभग 125 साल होती।
क्यों? क्योंकि हम मानते हैं एक चक्कर मतलब एक दिन, और उस टाइम पे एक दो तीन तीन चक्कर आज के एक दिन में निकालती थी अर्थ। तो अर्थ तेज तेज घूमती थी उस टाइम। अब हुआ क्या कि ऊंची लहरें जब उठ रही हैं तो उनका असर होगा, और उनका असर होगा तो फर्क क्या पड़ेगा? बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, अर्थ के घूमने की स्पीड जो है वो स्लो होनी स्टार्ट होगी। बीच में 14 घंटे हुई, 16 घंटे हुई, और आज अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे की स्पीड से अर्थ घूमती है। अब जिन लोगों ने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है उनको पता है एक सिस्टम बन गया है। अब इस सिस्टम में अर्थ जैसे ही स्लो घूमना शुरू करेगी तो अर्थ का जो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा उसका असर मून पे होगा। जैसे ही मून पे असर होगा तो मून दूर जाना शुरू हो जाएगा। जी हां, और धीरे 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 मून हमसे दूर जाता गया। जिन लोगों ने साइंस या फिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी या जियोलॉजी अच्छे से पढ़ी है उनको पता होगा, ज्योग्राफी पढ़ी है अच्छे से उनको भी पता होगा कि अर्थ जो है आज भी उसकी घूमने की स्पीड स्लो हो रही है। हालांकि ये बहुत धीरे चेंज हो रही है, उस जमाने की तरह नहीं हो रही। रीजन, मून बहुत दूर चला गया है। इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मून अर्थ को बैलेंस करता है। और दूसरी बात नहीं पता है तो लिख के रख लेना यह बात, मून हर साल हमसे अप्रोक्सीमेटली 3-3.5 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। क्यों? उस जमाने से आज भी वो एंगुलर मोमेंटम का सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, यानी अर्थ की स्पीड स्लो होती जा रही है और मून हमसे दूर जा रहा है। ये बातें वेल प्रूव्ड है, वेल रिटन है, वेल एग्जामिन्ड है। इसको बोलते हैं थिया हाइपोथेसिस। थिया हाइपोथेसिस सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है, जो ये बताती है कि भाई ठीक है, चांद कैसे बना, एक टक्कर लगी चांद बन गया, ये सब कुछ चलता है। लेकिन फिर कुछ सवाल आते हैं। सवाल क्यों आते हैं? क्योंकि विज्ञान सवालों को वेलकम करता है कि भी बिल्कुल स्वागत है। पहला सवाल यह आता है कि मून अगर अर्थ से टूट के अलग हुआ तो फिर मून के ऊपर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? इसका जवाब साइंस क्या देता है? इसका जवाब साइंस देता है कि गैसेस जो होती हैं, गैसेस में एक नेचर होती है विसरण। विसरण का मतलब है एक्सपांशन। मैं अगर इस कमरे में कोई एक खुशबू वाली चीज, इत्र लगाऊं, अगरबत्ती जलाऊं, डियो लगाऊं, या कोई कुछ और खुशबू वाली चीज यहां पर छोड़ूं, तो थोड़ी देर में वो खुशबू पूरे रूम में फैल जाएगी। इस पूरे स्टूडियो में खुशबू फैल जाएगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि विसरण यानी एक्सपांशन, गैसेस में फैलने का नेचर होता है, घूमने का नेचर होता है, सब जगह फैल जाती है। तो जब अर्थ से मून अलग हुआ तो मून के पास ग्रेविटी थी, बट ग्रेविटी कम हो गई मून की। कि कम क्यों हो गई? बिकॉज मून का साइज छोटा था। कम ग्रेविटी की वजह से वो उस एटमॉस्फेयर को उतनी पावर से नहीं पकड़ पाया जितनी पावर से अर्थ ने पकड़ रखा था। तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स गैसेस की एस्केप वेलोसिटी से कम हो गया। इस वजह से गैसेस वहां से एस्केप कर गई। अब एक चीज और आपको याद रखनी है कि मून जो है उसको अर्थ ने इस तरह से बैलेंस किया है इस टाइडल वॉर में, इस टाइडल डांस में, कि मून की अर्थ के चारों तरफ घूमने की स्पीड बिल्कुल वही है जो मून की अपने एक्सिस पे घूमने की है। इसी वजह से हम मून का सिर्फ एक ही साइड देख पाते हैं, जिसको हम बोल देते हैं डार्क साइड ऑफ मून, जो हमारे से दूसरी तरफ रहता है, और एक साइड हो जाता है हमारा ब्राइट साइड ऑफ मून। एक और बड़ा सवाल यह आता है कि मून पे बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो किसी भी और सोलर सिस्टम के प्लैनेट पे नहीं है सिवाय अर्थ के। तो कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हो सकता है ऐसा हुआ हो कि दो बड़े प्लैनेट आपस में भिड़े हों, भिड़ने के बाद वो आपस में मिक्स होने की कोशिश करी हो, या मिक्स हो गया हो उनका मटेरियल, और फिर उससे मून अलग हुआ हो। खैर, जो भी है, इन सारी बातों में से होपफुली आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वो साइंटिफिक टेम्पर है जो मैं चाहता हूं कि हर आदमी के पास हो। मैं फिर कह रहा हूं, आपको अगर कुछ सीख लिया है आपने, तो यह हक नहीं मिला है कि आप किसी का मजाक उड़ाएं। आपको यह हक भी नहीं मिला है कि आप किसी रिलीजन पे क्वेश्चन मार्क उठाएं। लेकिन आपको यह हक बिल्कुल है कि आप नया सीखें। आप ये याद रखें कि रिलीजन की जो कहानियां हैं, रिलीजन की जो किताबें हैं, रिलीजन की जो बातें हैं, वो जिस जमाने में बनी, जिस जमाने में ये बातें लिखी गई, उस जमाने में साइंस इतना डेवलप नहीं था। उस जमाने में चंद्रयान मून पे नहीं उतरा था। उस जमाने में इलॉन मस्क दुनिया में नहीं था। उस जमाने में स्टार एक्स दुनिया के अंदर नहीं थी। उस जमाने में दुनिया के अंदर स्पेस एजेंसीज नहीं थी। तो उन लोगों ने जितना उनको बेहतर लगा उतना लिखा। और वैसे भी मैं इनके फेवर में इसलिए भी रहता हूं कि छोटा बच्चा अगर मुझसे पूछे कि वो क्या है, तो मैं मून दिखा के उसको सिर्फ इतना बताता हूं, बेटा वो चांद है। छोटा बच्चा अगर मेरे से पूछे, और वो छोटा बच्चा 5th-6th क्लास का है, तो मैं एक लाइन आगे जाऊंगा, मैं बोलूंगा बेटा ये सैटेलाइट है। फिर हो सकता है 8वीं क्लास में वो बच्चा मेरे से पूछे, तो मैं उसको ये बताऊंगा कि बेटा ये सैटेलाइट है जो अर्थ के ऐसे चक्कर लगाता है और जो अर्थ में से टूट के अलग हुआ है। यानी जैसे जैसे लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ता है, वैसे वैसे कहानियां या एक्सप्लेन करने का तरीका चेंज होता है। उस जमाने में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, नंबर 1। नंबर 2, इतना पता नहीं था। शायद हो सकता है वो हमसे बहुत ज्यादा जानते हो सकता है फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कुछ चीजें नहीं पता हो सकता है रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कुछ चीजें ना पता हो। लेकिन
फिर भी मैं ये कहूंगा कि साइंस वाला पक्ष जो है वो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता, उन्हें ये जानना चाहिए। कैसा लगा ये सेशन कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, और याद रखें, मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता। आई नो दैट आई डोंट नो।